कमजोर है? क्या उनके मन में चल रहा है? क्या छुपाना चाहते हैं? बताएं क्या फरहान जी, उनका कहना स्पष्ट है कि एजेंसी अपना काम कर रही है। उनका कहना स्पष्ट है, एजेंसी अपना काम कर रही है। फरहान जी, मिला आपको आपके सवाल का जवाब? आपने पूछा था सपा की भी सरकार रही, उन्होंने राज्य स्तर पर क्या किया इंटरनल सिक्योरिटी? देखिए सुनिए, फरहान जी, मिला आपको जवाब? देखिए इनके नेता जैसे मैं इनके जवाब से संतुष्ट नहीं, मैं आधा सेकंड का काउंटर करना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी की बात का। बोलिए। देखिए मैडम, ऐसा है आस्था जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी आ रही है, बोलिए फरहान जी। मैं नहीं बात करूंगा, मैं आपसे डिबेट करने आया हूँ, मैं आपसे डिबेट करने आया हूँ। आप आस्था जी क्या नाम है, जो ये बात अनुराग भदौरिया जी कर रहे थे, आस्था जी ये अनुराग जी आपको सभी पैनलिस्ट का सम्मान करना चाहिए। किसी ने यदि सवाल पूछा है तो सब एक दूसरे के सवाल का जवाब देते हैं। उन्होंने भी आपसे सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया, अब वो कुछ काउंटर में रखना चाहते हैं तो पेशेंटली सुनना पड़ेगा ना। डिबेट आपकी मीडिया के साथ नहीं है ना अनुराग जी, डिबेट आपके पैनलिस्ट के साथ है ना। सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं और आपसे कोई सवाल पूछा गया है, मेरे से डिबेट करने आए आप, न्यूज़ 18 से डिबेट करने आए आप। यही त्रासदी है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप ऐसा सोच रहे हैं। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं अनुराग जी। कोई सवाल यदि आपसे पूछा गया है तो आप स्पष्ट तौर पर अपनी राय रखिए, अपने फैक्ट्स रखिए। आप तो मीडिया से दो हाथ करने लगते हैं। सभी पैनलिस्ट का सम्मान करना चाहिए अनुराग जी, ये गलत तरीका है। मैं किसी पैनलिस्ट से सवाल नहीं पूछता। तो पूछिए ना, डिबेट का मंच किस लिए होता है? पूछिए आप सवाल। अरे नहीं, मुझे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछूंगा। सब अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आप यदि किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, ये क्या तरीका हुआ? ये कोई चुनाव मंच का भाषण थोड़ी है। अगर आप नहीं पूछ सकती हैं और आपकी हिम्मत नहीं है पूछने की। अनुराग जी शांत हो जाइए, आपने अपनी बात पूरी कर ली है, अब मुझे दूसरे पैनलिस्ट की बात सुननी होगी। मुझे दूसरे पैनलिस्ट की बात सुननी होगी। बोलिए फरहान जी, सबको बराबर समय मिलता है। मैंने आपसे पूछा कि बीजेपी क्यों नहीं आई, आप जवाब देने को तैयार नहीं। मैंने पूछा शांत हो जाइए, मैंने आपको कहा, मैंने उस बात का जवाब आपको दे दिया। बीजेपी क्यों नहीं आई वो आप बीजेपी से जाकर पूछिए, लेकिन उनका कहना स्पष्ट है कि एजेंसी अपना काम कर रही है। ठीक है, एजेंसी अपना काम कर रही है। बोलिए फरहान जी। अरे बीजेपी इसलिए नहीं आई है, देखिए जो अनुराग जी पूछ रहे थे बीजेपी क्यों नहीं आई, बीजेपी इसलिए नहीं आई, उसने अपने छोटे भाई समाजवादी पार्टी को बैठा रखा पैनल में, इसलिए नहीं आई है क्योंकि आधा काम बीजेपी का समाजवादी पार्टी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अनुराग जी महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। आपकी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी श्री डिंपल यादव जी के साथ आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदमाशी करने का काम किया। उन्होंने मंच पर से कहा कि मैं भैया से शिकायत करूंगी। तो मैडम आप तो एंकर हैं, ये सोच लीजिए। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बदतमीजी करने पे आतुर हो गए तो आप तो एंकर हैं, ये प्रवक्ता आपके साथ भी इस तरह की बदतमीजी करते हैं। मगर मैंने अपने पहले कड़े शब्दों में इसकी निंदा की कि महिला का सम्मान सर्वोपरि है। आप एंकर से पहले एक महिला है, एक बहन है, एक बेटी है। अनुराग जी ने जो आपके साथ बातें कही वो बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। पीएफआई का अपने मुद्दा अलग है, मगर महिला सम्मान सबसे पहली सर्वोपरि रहेगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्र के मुद्दे पर सबसे पहले बात करती है। अरे कौन से मुद्दे पर आपने बात की है भाई? आप तो विधानसभा के अंदर केवल बात करते हैं कि हमने इकाना स्टेडियम बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, जैसे लगता है कि सफाई की से जमीन बेच करके क्या नाम है सारी चीजें बनवा दी हो आपने। हाँ, अरे सरकार का फंड था, सरकार को पैसा कौन देता है? जनता देती है ना, तो जनता के पैसे से आपने बनवाया। और उसके बाद क्या नाम है, आप किसकी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं? न जाने कितने भ्रष्टाचार हुए, लैपटॉप घोटाला, उसके बाद गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, तमाम खनन घोटाला इतने हैं कि जिसका मतलब कि बताने लायक नहीं है। हजारों करोड़ रुपए की सीएजी की रिपोर्ट है, 97,000 करोड़ रुपए की यूपी की सरकार में गमन हुआ था, जिसके पास क्या नाम है कोई प्रमाण नहीं है, डाटा नहीं है, दे पाए हैं। अब आप बताइए राष्ट्र के मुद्दे पर कहां? राष्ट्र के मुद्दे पर अगर आज कोई बोल रहा है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने का काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मुस्लिम मुद्दों पर मुखर होकर पार्लियामेंट से मीडिया से लेकर रोड पर अगर बोलने का कोई काम कर रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अखिलेश यादव जी तो भारतीय जनता पार्टी का सम्मिलित हो चुके हैं पूरी तरीके से, और उत्तर प्रदेश नहीं भारत के मुसलमानों को ये बात अच्छी तरीके से जानना चाहिए। ठीक है, और जो बातें आपने रखी उनका जवाब देने के लिए अनफॉर्चुनेटली अनुराग भदौरिया डिबेट छोड़कर जा चुके हैं। उन्हें इस बात से एतराज था कि किसी दूसरे पैनलिस्ट ने उनसे सवाल क्यों पूछा, जबकि डिबेट्स का मंच इसीलिए होता है कि हर कोई अपनी अपनी राय रखता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखता है। एक दूसरे पर अटैक, काउंटर अटैक सब होते हैं। सम्मान के दायरे में सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, और बतौर एंकर ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि सबके व्यूज सबको उचित समय दिया जाए,
और किसी तरह की यहाँ पर एक दूसरे के लिए कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स पास ना करें। उनसे बार बार सवाल पूछा गया लेकिन वो डिबेट छोड़कर जा चुके हैं। बहरहाल प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, पीएफआई को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और सवाल यहां पर ये आ रहा है कि क्या राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच सकती हैं? बेशक केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वो उसके टेरर लिंक्स तलाश रही हैं, लेकिन एक राज्य के अंदर क्या हो रहा है, या इस तरह का कोई सिंडिकेट बढ़ता जा रहा है, उसकी शाखाएं खुलती जा रही हैं, तो क्या राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय एजेंसियां हैं, राज्य सरकारों के अंतर्गत राज्य की अपनी एजेंसियां हैं। आंतरिक सुरक्षा का मसला केवल एक तरफा नहीं हो सकता कि केवल हम ये कह दें कि केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दोनों का बराबर का अपना भूमिका होता है। हाँ, ये जरूर है कि केंद्र सरकार एक अग्रज की भूमिका में होती है, एक संरक्षक की भूमिका में होती है। अब रही बात की, देखिए बात क्या है कि आज सवाल किया जा रहा था और मैं सुन रहा हूँ कि इसके पहले क्यों नहीं हुआ, 8 साल में क्यों नहीं हुआ। अरे उत्तर प्रदेश की एटीएस ने आके दिल्ली में जांच किया था, ऐसा नहीं है। ईडी ने ही जो है वो जो फंडिंग हुई थी उसका जो है तमाम मीडिया में भी आया था, ईडी ने ही उसकी ट्रैकिंग करके वो तमाम सारी चीज़ें जो है उजागर की थी। बट मैं ये जो कह रहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि प्रक्रिया होने में देर लगती है। मैंने ये कहा कि प्रक्रिया की समय समय पर कार्रवाइयाँ चल रही थी, न्यूज़ में चीज़ें आ रही थी। लेकिन सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जो आपने पूछा कि क्या राज्य सरकार का की कोई भूमिका नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले क्या किसी और की सरकार नहीं थी जो वर्तमान में सरकार है? तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आपने क्या किया। नहीं, वो उसका जवाब नहीं दे रहे विशाल मिश्रा जी। ये सवाल बार बार घूम के अनुराग भदौरिया के पास गया, वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब वो पैनलिस्ट की तरफ से भी पहुंचा तो वो डिबेट ही छोड़कर चले गए। मैं पहली लाइन में ही आपसे कह दिया था अपने ओपनिंग रिमार्क में कि इस प्रकार के मुद्दे पर देश की आंतरिक सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो राजनीति नहीं की बात ही नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अरे आपकी भी सरकार रही है तो कम से कम 1-2 जांच, 1-2 कार्रवाई आप भी बता दीजिए कम से कम। और आप कहें 8 साल में क्यों नहीं? अरे 8 साल में, इसके पहले आप समाचार पत्र पढ़िए, न्यूज देखिए, तो कार्रवाई तो हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि एक दिन में ही सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। ठीक है। आज इतना एक साथ इतने जगहों पर छापेमारी, इतने लोगों के ऊपर, तो चीजें रडार पर नहीं होंगी। और इसके पहले केरल में ही इंटेलिजेंस ने अपना काम किया होगा, उसके बाद पूरा प्लान बना होगा और एक एक करके हर चीज का एक सही समय होता है और इसकी कॉल भी एजेंसीज ही लेती हैं। ठीक है, हमारे साथ शारदा प्रसाद जी भी हैं, पूर्व डीजीपी। शारदा प्रसाद जी, आपसे भी यही सवाल, क्या राज्य सरकारें बच सकती हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए, राज्य सरकार हो या एजेंसीज हो, बचने की बात नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार काम कर ही रही हैं। और जब हम राज्य सरकार की बात कहते हैं तो एक्चुअली राज्य सरकार के अंडर में पुलिस भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं और सीआईडी भी है, और हर डिपार्टमेंट काम करता है। हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, एक्शन भी लेता है। आप कहिए कि पीएफआई के नाम से ही एक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पीएफआई क्या है? पीएफआई कार्यकर्ताओं का दल है और पीछे एक बड़ी सोच है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कार्यकर्ता के अगेंस्ट में कोई एक्शन होता है तो वो सीआईडी है, स्टेट पुलिस है, एक्शन लेती हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि हर बार उसकी इसी प्रकार से पब्लिसिटी हो या इसी व्यापक तौर से काम किया जाए जैसा कि आज किया गया। इसी प्रकार इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करती हैं और खबरें इकट्ठा करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इतने लोग अचानक से देश के 14-15 राज्यों में अरेस्ट हुए। यानी कुल मिलाकर सेंट्रल एजेंसीज तो अपना काम करती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ राज्य पुलिस के पास भी अपनी इकाइयां होती हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। सरकार किसी की भी रहे, जिसको बात चुभनी है सो चुभे, जिसे चर्चा करनी है वो करे, स्वागत है। और जिसको ये सवाल चुभा वो चर्चा छोड़कर चला गया। तो कुल मिलाकर आज पीएफआई पर छापे पड़े हैं। देश में 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 15 राज्यों में ये छापे डले और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां से भी 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो पीएफआई जिसका नाम देश के खिलाफ जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, कई मुद्दे बने, दंगे हुए, टेरर फंडिंग, इस जैसे गंभीर मामलों में सामने आया है।
तो यदि किसी राज्य में कोई ऐसा संगठन अपना नेटवर्क पसार रहा है तो ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, और सरकार चाहे जिसकी भी रही हो सवाल पूछा जाएगा, और जिसे बात चुभनी हो चुभे। हम सिर्फ एक मंच प्रदान कर सकते हैं जहां पर सब लोग आकर अपनी अपनी बात रखें, लेकिन यदि किसी के पास बात रखने को कुछ है नहीं या वो कुछ कहना नहीं चाहता तो वो कई बार इस तरह से मंच छोड़कर चला भी जाता है। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।